क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे कंपाउंड्स, मतलब HNO3 की कहानी पूरी हो गई। नाइट्रिक एसिड क्या होता है ना। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख लिए हैं और नाइट्रिक एसिड देख चुके हैं अभी तक, इतना देख चुके हैं। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, फिर फॉस्फोरस पे आते हैं। फॉस्फोरस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, there are two allotropes of phosphorus, white phosphorus and red phosphorus. सर व्हाइट फॉस्फोरस तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है जो P4, ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है P4। सारे फॉस्फोरस पे एक एक लोन पेयर भी होगा 3 बॉन्ड के बाद। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉस्फोरस, हर एक फॉस्फोरस का sp3 बोलते हैं क्योंकि 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर आ रहा है। एंगल यहाँ पे बहुत कम है बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो वेरी लेस एंगल। एंगल बहुत छोटा होने की वजह से हाई एंगुलर स्ट्रेन, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। सो हाईली रिएक्टिव, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी ये सारी चीजें आपको। व्हाइट फॉस्फोरस So because of the less angle, so electrons they tend to repel each other, no? हाँ इसलिए reactive होता है। एग्जैक्टली है ना। तो इतना ज्यादा रिपल्शन होगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हाईली रिएक्टिव रहता है। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी याद करना है? नहीं, याद नहीं रखना इतना। तू एनसीईआरटी खोल के बैठा ना, इसलिए ज्यादा बोले आ रहा है ना बीच बीच में। रुद्रांश जो मैं बता रहा हूँ अपना लिखता जा, याद कर लियो है ना अपना। कहानी मत सुना मुझे बैठ के वहां पे, ठीक है? तुम्हें पता समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी खोल के बैठा है, बोले आ रहा है बोले आ रहा है तब से। शरीर दिखाना चाह रहा है कितना पढ़ रहा है। नहीं सर, उतना याद कर ले, और कर सकता है तो पूरी एनसीईआरटी याद कर ले भाई, है ना। अप टू यू। सर एनसीईआरटी नहीं है, दूसरी बुक है कोई। हाँ जो भी है, ठीक है, शांति से बैठ, पढ़ाने दे, ठीक है। सो हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव होने का रीजन समझ आ गया, क्योंकि हाई एंगुलर स्ट्रेन है। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसको, समझ आ रहा है? तो हुआ क्या है, ध्यान से देखो उसमें, ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं फॉस्फोरस के, तो ये बीच वाला बॉन्ड हट गया। बीच वाला जो P और P वाले के बीच में था वो हट गया, ठीक है। इस वजह से, ये बॉन्ड हटने की वजह से थोड़ा सा एंगुलर स्ट्रेन कम हो गया है ना, वरना तो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स आ गए थे बीच में। ये बॉन्ड हटने की वजह से थोड़ा एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस। समझ में आ रहा है? ठीक, तो लेस एंगुलर स्ट्रेन, लेस रिएक्टिव, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? स्ट्रक्चर है जो इसका it is polymeric consisting of chains of P4, ठीक है। polymeric structure consisting of P4 molecules linked with each other. तो जो फास्फोरस आपको बताइए पटाखों में है ना, बम बम में है ना, कोई क्वेश्चन है? सब चीजों में यूज होता है। मैच स्टिक वगैरह में, हाँ मैच स्टिक वगैरह में, माचिस की तीली में, है ना, इन सब जगह यूज होता है, क्योंकि बहुत तेजी से आग पकड़ता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सारे क्वेश्चन सर, तो व्हाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल होते हैं तो फिर वो पॉलीमराइज क्यों जाते हैं रेड में? हाँ कैसे होता है, जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन, ठीक है। अर्नब समझ आ रही बात? यस सर। हीट करने पे तो कुछ भी हो जाता है, कम स्टेबल चीज बनती है ना। ऑब्टेन्ड विद
obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin in inert atmosphere for several days. कई दिन तक इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके में रेड फॉस्फोरस की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही बात? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल बोलते हैं उसको व्हाइट फॉस्फोरस को। ये नहीं लिखा हुआ है रुद्रांश तेरी बुक में ना, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को, क्योंकि हम ये नहीं लिखा सर। हाँ, हम कैसे बना रहे हैं रेड फॉस्फोरस को हीट करके। पता है मुझे क्या लिखा है बुक्स में, किसने लिखा है ना? तो रेड फॉस्फोरस को कैसे बना रहे हैं बच्चों, हम हीट करके बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नेचर में क्या मिलता है हमें, व्हाइट फॉस्फोरस ही मिलता है, भले ही वो ज्यादा रिएक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन किनका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किनका 0 होता है, ठीक है। उनमें व्हाइट फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस तो उसको हीट करके बनाया तो उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये थोड़ा सा अलग चीज है, ध्यान रखना है इसको। रिएक्टिव वो ज्यादा है, रिएक्टिव व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल उसको बोलते हैं, नेचर में वो मिल रहा है। नेचुरली अकरिंग स्टेट फॉस्फोरस की कौन सी होती है, व्हाइट फॉस्फोरस। ऑल राइट एवरीवन? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब लिखा होगा बुक्स में। सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर। रेड फॉस्फोरस सब में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बेंजीन एंड ईथर। कुछ ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस याद रखने हैं। ऑल राइट, ठीक है भरत, समझ आ रहा है? इट ग्लोज इन डार्क, व्हाइट फॉस्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है। इसी के नाम पे इस प्रॉपर्टी को फॉस्फोरेसेंस भी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? जो फॉस्फोरेसेंस। अंडरस्टूड है ना? एंड इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता अंधेरे में, चमकता नहीं है। तो किसी सब्सटेंस का ग्लो करने का क्या रीजन होता है? यही मतलब वो रखे ना रिएक्टिव होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट होते रहते हैं, है ना? तूने देखा होगा मूवीज में, जैसे वो ना टाइटैनिक में था ना, वो हवा में जो फेंक के मारते हैं, वो जिससे चिंगारी है ना, हवा में कुछ सिग्नल देते हैं ना कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। फ्लैगन। सर वो फ्लेयर गन होती है। हाँ तो उसमें फॉस्फोरस ही फेंक के मारते हैं हवा में, तो हवा के कांटेक्ट में आते ही वो, है ना, जल मतलब पटाखे बजने लगते हैं। सर वो पानी में भी जलती है ना? पानी में, हवा में फेंकने में जलती है, इतना तो पता है ठीक है, आई थिंक पानी में भी जलती है बिकॉज दे यूज इट अंडर वाटर। ओके ठीक है बच्चों, समझ आ रही है सबको ये बात, है ना? ये सब चीजें हैं, याद रख सकते हो आप। ऑलराइट, ठीक है, तो ये सब डिफरेंस इनमें याद रखने हैं जो टेलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। उसके बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है फॉस्फोरस की NaOH के साथ, है ना? NaOH के साथ बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में सारे के सारे, बहुत सारे हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आप लोग ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वहां पे भी पढ़ते हो 11th क्लास में, रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स के चैप्टर में। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है? जब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन होता है, फॉस्फोरस का ही रिडक्शन होता है। समझते हो सब लोग ना? उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की 0 से -3 में जा रही है, और 0 से ही कहाँ जा रही है? +1 में। तो फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स आपको याद रखना है, बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी रिएक्शन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करनी होती है। ऑलराइट, समझ आ रहा है सबको? ठीक, इसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी आ जाएगा फॉस्फीन, ठीक है। जैसे NH3 होता है अमोनिया, ऐसी PH3 फॉस्फीन गैस, और इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये सब याद करना है, ध्यान रखना है।
सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर है बच्चों ये रिएक्शन सबको? ठीक। तो फॉस्फीन फॉस्फोरस की रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं इसको, डिस्प्रपोर्शनेट। When same atom gets oxidized as well as reduced. इसका नाम अभी मैं आपको उसमें रटवा दूंगा, किसमें, जब हम इसके ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे फॉस्फोरस के। सबसे पहले वही पढ़ लेते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस थोड़े ज्यादा होते हैं। H3PO4, सबसे पहले H3PO4, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इन सब चीजों में जो बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये तीनों H निकल सकते हैं क्योंकि तीनों H ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, तो एन फैक्टर इसका 3 होता है। ट्राई बेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? ट्राई बेसिक। 3 H निकाल सकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। या सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, H3PO3, ठीक है। आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझते हो, आप H3PO4 में निकालोगे फॉस्फोरस की तो क्या आएगी, +5 आएगी, ठीक है रुद्रांश। और H3PO3 में निकालोगे तो +3 आएगी। फॉस्फोरिक, एक मतलब बड़े वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, अस मतलब छोटे वाली, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस या ऑर्थोफॉस्फोरस। और छोटे से भी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से और छोटी, छोटे से छोटी, ऐसे याद रखना है आपको। हाइपोफॉस्फोरस, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोफॉस्फोर, हाइपो मतलब लो, और छोटी, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है C+1। क्लियर एवरीवन? तो इसीलिए ऊपर जो नाम बना है NaH2PO2, है ना, H3PO2 से जो सॉल्ट बनता है, ऐसे सॉल्ट बच्चों बहुत जगह बनेंगे ना, क्लोरीन की रिएक्शंस में बनेंगे। H3PO2 से बना है NaH2PO2, इसलिए सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बोल रहे हैं? हाइपोफॉस्फाइट, क्योंकि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सॉल्ट है। ये सब चीजें आपको थोड़ा याद रखनी है समझ के। आप सेकंड वो NaNH2PO2 प्लीज स्क्रॉल कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं ना, फिर से बोल। तो जो सोडियम वाला ऊपर था, इसका सॉल्ट है ना ये NaH2PO2, H3PO2 का ही सॉल्ट है ना, so, ठीक है। H की जगह Na आ गया, सॉल्ट, सॉल्ट ऐसे ही बनता है। इसमें 2 H निकलते हैं, डायबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? डायबेसिक, क्योंकि 2 ही H O से जुड़े हुए हैं, 2 ही H O से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक H O से जुड़ा हुआ है, O से अटैच है, सिर्फ यही H निकलेगा, बाकी दोनों नहीं निकलेंगे। इसका एन फैक्टर 1 है, यानी कि ये मोनोबेसिक एसिड है। क्लियर है? जो समझ आ रहा है सबको? ठीक है। दो फॉस्फोरिक एसिड को जब हम ज्वाइन करते हैं
दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में पानी उड़ाते हैं, ज्वाइन करने का मतलब होता है उनको कंडेंस करना, ऐसे कंडेंस करके नया एसिड बनेगा। क्या बना इसको कंडेंस करके, है ना? तो मतलब वही है जो है ना, बहुत गंदी गंदी चीजें हैं, या तो हम ऐसे ही याद करें, रट डालें, जो कि बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा समझ के करेंगे तो शायद चांस है होने का याद। तो दो को जोड़ के जब बनाते हैं तो पायरो वर्ड यूज करते हैं, पायरो। जब इसमें पानी उड़ा के हम बनाते हैं तो वी यूज वर्ड पायरो, पायरोफॉस्फोरिक। हर जगह आएगा ये, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को दो को जोड़ोगे आप तो उसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे। पायरो वर्ड स्टैंड्स फॉर जब हम दो को ज्वाइन कर रहे हैं पानी उड़ा के। समझ में आ रही है बात मेरी? सर ये सारा रटना ही पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। H4P2O7 क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों इसमें? H4P2O7। ठीक, अब ऐसे पूछेंगे कि किसमें पीओपी बॉन्ड है, किसमें पीपी बॉन्ड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस फिर से वही जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे बहुत सारे। क्या आते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर एवरीवन? स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमने करने होंगे इसमें। जब तीन मॉलिक्यूल्स लेके आप साइक्लिक रिंग बना दोगे, ऐसे जोड़ जोड़ के इनको साइक्लिक मॉलिक्यूल, तीन H3PO4 लेके जोड़ के इनको साइक्लिक रिंग बना दोगे तो देखो कैसे बनेगी सुंदर सी रिंग। पीओपी 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 से तीन मॉलिक्यूल्स को ऐसे जोड़ देंगे, साइक्लिक रिंग बन जाएगी। और हर एक पे एक OH बचेगा, क्योंकि दो OH ने तो हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, पानी उड़ाया है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, गंदा सा नाम, याद करना आपको है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। कैसे जुड़े हैं ये? यही पानी है ना, एक और मॉलिक्यूल लिया, पानी उड़ा दिए तीन तीन हर एक से। क्लियर है बच्चों? ठीक है। HPO3 होल थ्राइस बनता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये HPO3 यूनिट रिपीट हो रही होगी, HPO3 यूनिट रिपीट हो रही है। सर ये टेट्रा बेसिक और ट्राई बेसिक क्या होता है, ये समझ नहीं आया। कितने H निकाल सकता है वो? ठीक है रुद्रांश, कितने H निकाल सकता है यहाँ पे पहले वाले में? तीन। क्यों? क्योंकि तीनों जो है किससे अटैच है? O से। समझ में आ रहा है? यस सर। किससे अटैच है? O से। समझ आ गया बात? दूसरे वाला दो H O से अटैच है, जो H O से अटैच होते हैं वही निकलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डाइबेसिक एसिड। समझ आ गया रुद्रांश? आ गया सर। तो एक दो क्वेश्चन इस पे दिखाते हैं, जो कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं।
सर आपने उस ऑर्थो फास्फोरस में +3 क्यों लिखा है? 2 होना चाहिए ना उधर। किधर रुद्रांश? सर वो ऑर्थो फास इसमें +2 होना चाहिए ना। ऑर्थो फास्फोरस में +3 तो आएगा, यस सर। ऑक्सीडेशन है ना, कैलकुलेट कर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो जो एक क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में अभी आया है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड नंबर ऑफ POH P डबल बॉन्ड O POP बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड अभी बनाया था हमने इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला, नहीं सॉरी, दो को जोड़ के H4P2O7, ये रहा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है ना। तो कितने P डबल बॉन्ड O हैं? 2। PO 2 कितने हैं? 4। 4 POP कितना है? 1। सुना रहा है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार इसमें। तो अब इसमें बच्चों है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैथ्स फिजिक्स की तरह, लेकिन याद करना पड़ेगा तब जाके ऐसा क्वेश्चन हमें कर पाएंगे। ठीक है, POH 4, P डबल बॉन्ड O 2 और POP 1। तो ऑप्शन आ गया B 4 2 1। ये देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में है ना वो भी बताया था, कलर वलर भी बताया हुआ है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस A। ब्राउन गैस कौन सी होती है? NO2। ठीक है भरत, सुना रहा है, ब्राउन गैस कौन सी है? NO2। गैस A ऑन कूलिंग चेंजेस टू अ कलरलेस सॉलिड लिक्विड B। ठंडा करने पे NO2 किस में कन्वर्ट होता है? N2O4 में, याद रखना। कलरलेस सॉलिड लिक्विड क्या है वो? N2O4। N2O4 ऑन हीटिंग विद NO चेंजेस टू अ ब्लू सॉलिड। ब्लू सॉलिड कौन सा था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग N2O3 था, पढ़ा भी था हमने, नोट्स में भी लिखा था। ब्लू सॉलिड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड C इज +3। N2O3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +3 हो गया। रुद्रांश समझ आ रहा है? एक्सप्लेन कर दो प्लीज। यस सर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ, क्या नहीं सुना है? कहाँ से, कौन से पॉइंट पे? ब्राउन गैस पता है तेरे को? ब्राउन गैस NO2। कलरलेस सॉलिड लिक्विड जो ठंडा करने पे वो N2O4। ओके, नोट्स में ब्लू सॉलिड लिखवाया हुआ है। कुछ नहीं समझने का, कुछ है ही नहीं ना यार, तेरे को याद रटना है बस। हाँ, ब्लू सॉलिड लिखवाया है, ब्राउन गैस लिखवाई है। मैंने बताया था दो के पास कलर है सिर्फ, एक तो ब्राउन गैस है और एक ब्लू सॉलिड है N2O3। बाकी सबके सब कलरलेस आ रहे हैं। नोट्स में ये स्पेशली इसलिए लिखवाया था, है ना। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ याद रखना है, समझने का कुछ नहीं है। ये रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे फिर से पूछ ली 11th में। देखो बच्चों, NO और N2O4 रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? NO और N2O4 क्या बनता है? N2O3 बनता है। क्या बनता है? N2O3। या तो याद करो या फिर इतना लॉजिक लगा सकते हो आप। तो लॉजिक सुनो, इसमें क्या है? NO में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, N2O4 में क्या है? +4। ठीक है, एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा, दोनों रिड्यूस ऑक्सीडाइज होके किस स्टेट में आएंगे? +3 में आएंगे, बीच वाली स्टेज में आ जाएंगे। बताओ समझ में आया? ठीक, उससे भी आ गया आंसर A N2O3। सेम रिएक्शन पे 2 बार क्वेश्चन आ गया, यही रिएक्शन ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है ना, B ऑन हीटिंग विद NO चेंजेस टू अ ब्लू सॉलिड C। यस सर। ये सब बच्चों आपको ऐसे सारी बातें याद रखनी है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिनमें कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। स्कोरिंग इसलिए इसीलिए बोलते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आसान होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए याद करना पड़ेगा। आसान सर फिर तो यही चीज है कि या तो ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो या इनऑर्गेनिक, तो दोनों साथ में पढ़े नहीं जा सकते। अच्छा, पढ़ने वाला दोनों पढ़ते हैं वो बेवकूफ है। रुद्रांश कैसी बात करते हो यार तुम्हें? पढ़ने वाले पढ़ते नहीं दोनों चीजें। सर इसने ज्यादा पढ़ लिया है। चलो जो भी है, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना है भाई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि दोनों चीजें कर सकते हैं इजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
वो आपके ऊपर है, आप कितना उसको करते हो चीजों को, ठीक है। तो इस तरह के एसिड्स समझ में आ गए बच्चों सबको? ऑलराइट, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर इसका बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हर जगह इसमें याद रहे। देखिए सबसे ज्यादा एसिड्स बनते हैं क्लोरीन में, ठीक है। तो क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, बड़े वाला छोटे वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे क्या क्या है, HClO में है +1, यहाँ पे +3 निकालोगे आप सब तो +5 +7, फ्लोरस क्लोरिक, ठीक है। बड़े वाला एक, छोटे वाला अस, बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा पर क्लोरिक, हायर, बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। और अभी एक वर्ड यूज किया हमने पहले भी, हाइपो, छोटे से भी छोटे के लिए होती है हाइपो, हाइपोक्लोरस एसिड। तो जनरली ये रहता है ऑर्डर, हाइपो मतलब सबसे छोटी ऑक्सीडेशन, छोटे से भी छोटी, +1। ऊपर आप देखोगे H3PO2, उसमें भी +1 है, क्या बोल रहे हैं उसको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सब में सेम है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखोगे तो शायद याद हो जाएगा इजीली। हाइपो मींस छोटे से भी छोटा, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, बड़े वाली इसमें है नहीं, +7 इसमें है नहीं फॉस्फोरस में। क्लोरीन में सारी है, पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस, ठीक है। क्लोरीन में दोबारा से आएंगी, नेमिंग ऐसे होती है इनकी। क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात? तो ये थे कुछ फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, P4O10, P4O6। अगेन देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, POP, 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 4 फॉस्फोरस है, सब में POP POP बॉन्ड आ गए। एक ये ऊपर से POP जा रहा है, एक ये नीचे से POP जा रहा है, ब्रिज बॉन्ड, एक नीचे से ब्रिज बन रहा है, एक ऊपर से ब्रिज बन रहा है। साथ साथ देखोगे तो समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या हुआ है। ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है P4O10 का, ठीक है ना, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अनुराग, भरत, समझ आई बात? ईशा, नव्या, यस सोए तो नहीं, नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते नौरंग, ये बात मानता हूँ मैं, ठीक है। मेहर, सोना नहीं है? सर। नहीं सर। इस भरत, सर एक्सेप्ट अगर आप क्लास नाइट में लोगे, मैं कभी भी नहीं सोता क्लास के वक्त। रात में? हाँ, एक्सेप्ट अगर क्लास रात में ली जाए। अच्छा एक्सेप्ट, ओके ठीक है, ठीक है। बस अब दिन में ही रखेंगे तो टाइम, तो 2:30 वाला थर्सडे का एक टाइम और सेट करना है आपका, फ्राइडे की जगह थर्सडे को कर देंगे शायद नेक्स्ट वीक से, तो एक क्लास का बस। सर स्कूल तो थर्सडे भी होता है। नहीं, लास्ट लेट करेंगे ना फिर उसको, टेंशन क्यों ले रहा है? 7 से 8:30 इस टाइप का कुछ रखेंगे, 5:30 से 7, 7 से 8:30, ठीक है। मेरे स्कूल का सिस्टम सही है। देवांश ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना हाँ भाई। सर 7 बजे ठीक है, 7:30 बजे ठीक है। टाइम देख लेंगे एक बार, है ना? सर मेरी तो दिन में कभी भी ले लो। अच्छा भाई ठीक है। तो P4O10 का स्ट्रक्चर बच्चों समझ आ गया सबको? स्ट्रक्चर कैसे बना है, POP POP POP, बहुत सारे, ऊपर से एक बॉन्ड, नीचे से एक बॉन्ड गया, ऊपर से एक ब्रिज गया, एक नीचे से गया, और फिर 4 ऑक्सीजन लगा दिए, P4O10 का स्ट्रक्चर। ये 4 साइड वाले ऑक्सीजन हटा देंगे, 4 साइड वाले हटा देंगे, उनकी जगह लोन पेयर आ जाएगा, तो बच्चों बन जाएगा P4O6 का स्ट्रक्चर। सब कुछ सेम, बस साइड वाले 4 डबल बॉन्ड O वाले हट गए, उनकी जगह आ गया लोन पेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 2 कंपाउंड्स हैं, P4O10 P4O6। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस हमें ये ध्यान रखना है भाई, P4O10 में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी जोड़ते हैं, तो H3PO4 बन जाता है, H3PO4।
ठीक है, क्या बन जाता है H3PO4। T4O6 में करेंगे हम सेम चीज हाइड्रोलिसिस, तो 4 ऑक्सीजन कम है तो H3PO3 बनेगा। 4 ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या बनेगा H3PO3। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, इसमें फॉस्फोरस एसिड बन रहा है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा नहीं बचा है इसमें पी ब्लॉक में, टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है बस। अब ये पी ब्लॉक में और जो कंपाउंड्स है 2-3, एक तो है वही फॉस्फीन गैस, ऑक्साइड्स हो गए, फॉस्फीन गैस इज PH3, वही अभी पीछे बनी हुई थी। कैसे बनी थी? P4+ NaOH से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस आएंगी 4-5, सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कैसे बनाते हैं हम? ये कैल्शियम फॉस्फाइड है ना, तो ये रिएक्शंस देखना, सीरीज ऑफ रिएक्शंस, मैग्नीशियम हो चाहे नाइट्रोजन कैल्शियम हो, क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। ये हमने 11th क्लास में पढ़ी है। हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस तो क्या होता है बच्चों? H+ और OH- है ना, तो Mg पे प्लस चार्ज है, वही है ऑर्गेनिक की तरह ही करना है बिल्कुल। +2 कैल्शियम प्लस, तो उस पे आ जाएगा OH-, और नाइट्रोजन पे माइनस, तो उस पे आ जाएगा H+। समझ आ रहा है सबको? इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोलिसिस से। सेम सीन होगा जब हम फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे कैल्शियम को। क्या बनेगा? कैल्शियम फॉस्फाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन। तो इसको जो समझ के करोगे तो आसान लगने लगेगा ये कि नाइट्राइड बन रहा है, फॉस्फाइड बन रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एक पे OH आ रहा है और एक पे क्या आ रहा है? H आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, ये सारी चीजें। फॉस्फीन गैस पॉइजनस गैस होती है। तो इट इज अ कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है इसमें से, एंड इज हाईली पॉइजनस। It explodes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, chlorine and bromine vapors. Explode कर जाती है oxidizing agents की presence में। सर Yes, Bharat. Yes, tell me. बताओ भाई, कहाँ गायब हो गया?
मैसेज कर रहे हैं assume it. Yes Bharat, you can assume that. सर इसका यूज तो कहीं भी नहीं होगा इस गैस का। बस मार्क्स लाने के लिए एक ही यूज है, मार्क्स लाने के लिए है। खैर जो लास्ट जो इसके कंपाउंड्स है वो है फास्फोरस के हैलाइड्स PCl3 और PCl5 है ना। फास्फोरस के दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं, आपको पता ही है, फास्फोरस के PCl3 एंड PCl5। तो ये तो सरफेस केमिस्ट्री से ज्यादा फ्लो है। सरफेस केमिस्ट्री क्या पढ़ना? सरफेस केमिस्ट्री से ज्यादा फ्लो है। उससे ज्यादा बोरिंग है सरफेस में, तो फिर भी कुछ समझने का था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है समझने का। तो ऐसे ही थोड़ी ना केमिस्ट्री को बोरिंग बोलते हैं। सर इन तीनों की तो सेम वेटेज होती होगी जेई के पेपर में। यस, बस फर्क यही है कि फिजिक्स और मैथ्स का क्वेश्चन मिलेगा नहीं तुझसे, तो इसलिए केमिस्ट्री पढ़ ले चुपचाप से, है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ ले, काम आएगी। यस सर। ठीक है, तो SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं बच्चों तो PCl3 बनता है, SO2Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो PCl5 बनता है। ठीक है, SOCl2 से PCl3 और SO2Cl2 से, जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है वहां से PCl5 बनता है। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, किससे क्या प्रिपेयर होता है। ये तो आपको ऑर्गेनिक से भी याद है कि हमने जब PCl3 से रिएक्ट कराते हैं, हाँ क्या होता था, RCl, याद है सबको? और PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो भी RCl बनता था, साइड प्रोडक्ट अलग होते थे, तो क्या होते थे, POCl3 प्लस HCl। तो ये ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता था, देते हैं दोनों, PCl3 भी PCl5 भी क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों ध्यान रखनी है अपने को, सिंपल सी। लास्ट ये रिएक्शन PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H3PO3। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हो, तीनों Cl की जगह 3 OH लगा दो, तीनों Cl की जगह क्या लगा दो, 3 OH, तो 3 OH लग जाएंगे फॉस्फोरस पे, क्या बन जाएगा बच्चों, H3PO3 बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल सा तरीका याद रखने का इसको। PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो POCl3 बनेगा, और लास्ट चीज इसका स्ट्रक्चर PCl3 में क्या होता है, एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड होंगे, पिरामिडल शेप होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल शेप। PCl5 में
बॉन्डिंग चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, ये क्या शेप आती है? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। समझ आ रही बात सबको? हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं इसको? sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2। ठीक है ना, ये तो इसमें तो कुछ नहीं रटना, याद ही होगा। एक चीज और इसमें जो ध्यान रखनी है, तो PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट एज, PCl5 सॉलिड ऐसे एग्जिस्ट करता है कैटायंस एनायंस की फॉर्म में। तो ध्यान से याद रखना है आपको, अगर PCl5 गैस बोलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, गैस PCl5 sp3d2। सॉलिड PCl5 में दो होते हैं कैटायंस एनायंस। PCl4 प्लस में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 और इसमें आएगा sp3d2। तो फिर आपको दो दो हाइब्रिडाइजेशन याद रखने हैं सॉलिड PCl5 के लिए। समझ में आ रहा है सबको? सॉलिड PCl5 दो फॉर्म में, कैटायंस एनायंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। भारत, ये मैंने तेरे को पहले भी बताया था कि अनस्टेबल का कोई फंडा नहीं, कैटायंस एनायंस है ना। सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कैटायंस एनायंस में। ऑलराइट भरत, कैटायंस एनायंस की फॉर्म में स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है तगड़ी, सॉलिड स्टेट में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, sp3 और sp3d2। जैसे ये है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है ना। 7 क्वेश्चन करो। So C. नहीं सर, तो A. टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो टेट्राहेड्रल शेप होगी, है ना भाई। और PCl6 माइनस होगा sp3d2 तो कौन सी शेप होगी? अंडरस्टूड एवरीवन? ये 15 क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, आगे समझ। अभी जो रिएक्शन पड़ी थी P4 plus NaOH will give PH3 plus NaH2PO2, याद है? NaH2PO2। Yes sir. उसका एसिडिफिकेशन करेंगे HCl से, मतलब Na की जगह H आ जाएगा तो H3PO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO2। समझ आ रही बात? और उसका बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब रुद्रांश वही कितने H देगा? वो 1, एक H देगा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों सबको? तो P4 plus NaOH क्या बनेगा? PH3 plus NaH2PO2।
एसिडिफिकेशन किया HCl से, मतलब Na की जगह H आ गया, तो वो H3PO2 बन गया, मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और उसका बेसिसिटी यानी कि कितने H देता है वो 1। ठीक है, 2-3 चीजें मिला के क्वेश्चन बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन देखो एक बार सब लोग, 7th और 3rd और 7th, 3rd 7th। तो थर्ड कितना आसान क्वेश्चन है ना, गुड रिड्यूसिंग नेचर किस वजह से हुआ, क्योंकि 2 पीएच होंगे उसमें। ठीक है, H ज्यादा होंगे तो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो H3PO2 में दो, एक POH है और 2 पीएच है। ठीक है, तो गुड रिड्यूसिंग नेचर किस वजह से हुआ, 2 पीएच की वजह से। समझ आ रही बात? कितना इजी क्वेश्चन है, ना कुछ कैलकुलेशन है ना कुछ। 7th, pair that contains 2 pH bonds in each of the oxo acids is, 2 pH किसमें होते हैं, एक तो यही हो गया अपना H3PO2, है ना, तो H3PO2 के साथ वाला H3PO3 ऑप्शन तो बेकार है, तो H3PO2 और H4P2O5 इसमें से कुछ होना चाहिए। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद तो करना पड़ेगा, या तो याद कर लो या फिर कैलकुलेशन कर लो, मैथ्स और फिजिक्स वाली। तो एक कहीं पे है ना, कहीं पे कोई चीज है, कहीं पे कोई चीज है, सबके अपने फायदे हैं अपने नुकसान है। 11th क्वेश्चन देखो, HNO3 की रिएक्शन आयोडीन के साथ, आपको लिखवाई हुई है नोट्स में। ठीक है भरत, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 आपका, रिएक्शन लिखवाई थी आयोडीन के साथ, HiO3 बनता है। क्या बनता है? HiO3। तो इनसे बना हुआ है HiO3, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आती है उसमें, आती है +5। याद है तो कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस थोड़ा सा याद रखना है बस, उसमें फिर स्कोरिंग क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। 16 देखो, बहुत आसान है, 10 से ज्यादा आसान है।
ठीक है, जो हो गया, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, +1 +2 +3 +4 है ना। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, किस्मत रहे तो हमारे पेपर में। सर एडवांस में भी आ जाते हैं ऐसे या मेंस में आते हैं फिर? HF has highest boiling point among hydrogen halides because it has strongest H bonding, है ना। HF की highest boiling point क्यों होगा? क्योंकि उसमें H bonding क्या होगी? Strong। ये जो आपको खत्म हुआ है अभी ग्रुप 15, नेक्स्ट है ग्रुप 16। उससे टेपो, ऑक्सीजन सल्फर। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस बोलते हैं इनको। सेलेनियम। सर जो बोरॉन फैमिली थी वो 11th में थी ना? हाँ, बोरॉन और कार्बन, दो फैमिलीज 13 ग्रुप 14 ग्रुप हमारे 11th में थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें तो वही हैं जो हमने पहले ही पढ़ी हैं कॉमन, कि ऊपर से नीचे साइज डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। बाकी फिर से वही जो पहले ऑक्सीजन और उसमें भी था जो पॉइंट कि ऑक्सीजन में है ना मल्टीपल पाई बॉन्ड्स होंगे जैसे वहां पे नाइट्रोजन में थे, है ना। और S8 मॉलिक्यूल जो है क्राउन शेप होती है, कैसी शेप होती है उसकी? क्राउन शेप। S8 मॉलिक्यूल। सल्फर हमारा सिंगल बॉन्ड से काम चला रहा है, गुजारा कर रहा है। ऑक्सीजन मल्टीपल पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो नाइट्रोजन फैमिली में भी थे, यहाँ पर भी हैं। हाइड्राइड्स में हमने पहले सबसे पहले वही बॉन्ड एंगल वगैरह देखा था, उससे टेपो। बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, याद है सबको? सेम यहाँ पर भी होता है। तो लेफ्ट टू राइट ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है हाइड्राइड्स में। बॉन्ड छोटा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है। सब कुछ डिक्रीज कर रहा है मोस्टली। तो साइज इंक्रीज नहीं करना चाहिए डाउन द ग्रुप क्योंकि मोर शेल्स के रहे। हाँ, साइज तो इंक्रीज करता है। क्या बोल रहे थे? तो वो आपने डाउन एरो करके ऐसे लिखा था, मतलब वो डिक्रीज होता है। डाउन कहाँ पे? अच्छा, ऊपर ना। हाँ हाँ, ये मैंने उल्टा लगा दिया, सही बोल रहा है, पहले नहीं था, मैंने दोनों में उल्टा। कहाँ भाग रहा है ये? साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये उल्टे लगा दिए दोनों। ठीक है अर्णव, अब ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है इसलिए बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। क्लियर है बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी।
यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। वहां पे बेसिक कैरेक्टर घट रहा था तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड इजीली टूटेगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा इजीली तो H+ आराम से निकलेगा। क्लियर बच्चों, इजीली H+ निकलेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, सेम रीजन, H+ आराम से निकलेगा। तो क्लियर एवरीवन, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है जो वहां पर थे। फिर ये भी लिखवा दिया था मैंने कि भाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या जाता है, वाटर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, वाटर हमारा फर्स्ट पोजीशन में पहुंच जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब कॉमन पॉइंट्स क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो जो हेलोजेंस में, और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटती है, और हमने ऊपर भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन एक चीज होती थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको याद हो, भूले नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों सल्फर की सबसे ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, सबसे कम। अंडरस्टूड एवरीवन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट मारता है इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने पे, इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो ज्यादा खुश कौन होता है इलेक्ट्रॉन आने से, सल्फर ज्यादा खुश होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि उसका साइज छोटा है। छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों तो वो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती और उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। समझ में आ रही सबको बात? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह से पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का सबसे कम। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे वही सब +2 +4 +6 है ना। सल्फर है SF4 SF6 +4 दिखा रहा है, +6 दिखा रहा है, ठीक है, कहीं भी +2 भी दिखाएगा और माइनस भी दिखाएगा, ठीक है, -2 भी दिखाता है। ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं यहाँ पे। क्लियर एवरीवन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीजें याद करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के और ज्यादा बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर हमें देखें तो मेन चीजें जो है ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स, जैसे HNO3 पढ़ा हमने, फास्फोरस के बड़े ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स पढ़े, कुछ रिएक्शंस जो हमारी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस हैं वो सब आपको याद रखनी है, उन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं ना। ऑक्साइड्स पे देखो, आपने देखे कि N2O3 कलरलेस, सॉरी ब्लू कलर का सॉलिड है, अगर हमें ये याद है कि कौन ब्लू है कौन
ब्राउन गैस है, दो हैं बस, एक ब्राउन गैस है NO2 और एक N2O3, ब्लू सॉलिड है, ब्राउन गैस ब्लू सॉलिड, बाकी सारे कलरलेस हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा अगर हम कर लेंगे मेहनत तो फिर काफी सारे क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है अनुराग, समझ आ रहा है? डोंट बी लेट, ट्राई टू कम इन टाइम, कम ऑन टाइम। हाँ सर, मैं कंप्यूटर अपडेट करना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने, हाँ तेरे लिए लगाओ, फ्राइडे की क्लास चेंज कर दी ना टाइम, हाँ सर। है ना, वो सैटरडे संडे को टाइम पे आना है। ओके चलो ठीक है बच्चों, ऑलराइट, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you.